हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैजिक एम्परर चैप्टर 889। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। और गाइस, अब से मैं बुक ऑफ एस्पर के चैप्टर्स हर फ्राइडे, सैटरडे और संडे को सुबह 6 बजे सबसे पहले चैनल मेंबर्स के लिए अपलोड कर दिया करूंगा। इसके बाद ठीक सुबह 7 बजे वही वीडियोस सभी व्यूअर्स के लिए पब्लिक कर दिए जाएंगे। ऐसा करने का कारण यह है कि जब मैं वीडियोस को सुबह 7 बजे से पहले पब्लिक करता था तो उस समय व्यूज काफी कम आते थे। सुबह बहुत जल्दी होने की वजह से ज्यादातर लोग वीडियोस नहीं देख पाते, जिसके कारण वीडियो की रीच भी प्रभावित होती है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 889 को। मिडिल एज्ड लीडर ने बेबस होकर मुस्कुराते हुए जल्दी से अपना सिर हिला दिया। नहीं नहीं नहीं, ये सब बच्चों और विलेन के काम होते हैं। लिटिल ब्रदर, कृपया मेरी बात सुनो, हम लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जुओ फैन ने उसे बीच में ही रोक दिया। कांपती हुई आवाज और डर से भरे हुए एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा, ऑनरेबल सर्स, कृपया मेरी तरफ देखिए। मैं सिर्फ एक रेडियंट स्टेज प्रैक्टिशनर हूँ। अपनी फ्लॉलेस एक्टिंग को जारी रखते हुए जुओ फैन ने खुद को एक बेबस सिविलियन की तरह दिखाया और दुखी एक्सप्रेशन के साथ बोला, फ्लाइंग क्लाउड सिटी में मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ। इसके अलावा मुझे एक छोटे बच्चे की देखभाल भी करनी पड़ती है और मेरे पास ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है जिसे चुराने के लिए कोई आए। फिर उसने अपनी गरीबी साबित करने की कोशिश करते हुए आगे कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक ऐसा घर खरीदा है जो कभी फ्लाइंग क्लाउड किंग्स पैलेस के एक गार्ड का था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वेल्थी हूँ। सच्चाई ये है कि मैं बस एक गरीब आदमी हूँ जो किसी तरह अपनी जिंदगी चला रहा है। अक्सर मैं अपना डिनर खत्म करते ही सीधे सोने चला जाता हूँ क्योंकि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं होता। उसकी बातें सुनकर मिडिल एज्ड लीडर ने शांत भाव से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या हम तुम्हें सच में बैंडिट्स जैसे दिखाई देते हैं? उसी समय उसके एक एल्डर सबऑर्डिनेट ने थोड़ा गुस्से भरे अंदाज में आगे बढ़कर कहा, माय लॉर्ड, कृपया इस इग्नोरेंट कॉमनर की बकवास पर ध्यान मत दीजिए। आखिर एक मामूली 5th लेवल रेडिएंट स्टेज प्रैक्टिशनर दुनिया के बारे में क्या ही समझ सकता है। यह सुनते ही आसपास मौजूद सभी एक्सपर्ट्स ने बेहद तिरस्कार भरी हंसी उड़ाई। इन हाई रैंकिंग कल्टीवेटर के लिए एक मामूली रेडिएंट स्टेज का नोबडी किसी भी मायने में महत्वपूर्ण नहीं था। वे तुरंत बोल पड़े और अपने लीडर से कहा कि किसी इग्नोरेंट कावर्ड की बकवास पर बिल्कुल ध्यान न दें। उन्होंने अपने चीफ की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि उनकी नोबल रेप्यूटेशन छोटी मोटी चोरी से कहीं ऊपर है और यह बेकार होमओनर केवल डर के कारण कुछ भी बोले जा रहा है। एक के बाद एक एल्डर्स ने सहमति में सिर हिलाया और जुओ फैन की तरफ घमंडी नजरों से देखने लगे। हालांकि उस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा मिडिल एज्ड मैन ने अपना हाथ उठाकर अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को शांत कर दिया। उसका इशारा शांत था लेकिन उसमें अथॉरिटी साफ दिखाई दे रही थी। वह जुओ फैन की तरफ मुड़ा और उसके चेहरे पर गंभीरता और ईमानदारी के भाव थे। उसने स्वीकार किया कि बिना बुलाए किसी इनोसेंट आदमी के घर में घुसना स्वाभाविक रूप से शक पैदा करता है। खुद को खतरे में महसूस करना बिल्कुल सामान्य बात है। उसने समझाया कि भले ही उनकी मौजूदा स्थिति उन्हें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन वे असल में राइटियस मेन थे जिन्हें हालात ने इस स्थिति में पहुंचा दिया था। अगर वे सच में सिर्फ ठग्स और मर्डर्स की तरह व्यवहार करते तो फिर उनमें और शंग गुआन फ्यून में क्या अंतर रह जाता? वह ट्रेटर जिसने उनके पूरे क्लेन को बदनाम कर दिया था। उसके शब्दों से प्रभावित होकर क्लेन मेंबर्स तुरंत खड़े हुए और झुककर उसे सम्मान दिया। अपने लीडर की विजडम और इंटीग्रिटी की प्रशंसा करने लगे। फिर जुओ फैन की तरफ मुड़ते हुए उस मिडिल एज्ड मैन ने भी विनम्रता से बों किया और बताया कि उन्होंने केवल मजबूरी के कारण रिफ्यूज मांगा है और वे कुछ दिनों तक यहाँ रहना चाहते हैं। उसने वादा किया कि अगर उन्हें ये हॉस्पिटैलिटी मिली तो वह इसके लिए बेहद आभारी रहेगा। मन ही मन जुओ फैन उस आदमी के क्लेवर अप्रोच की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। इतनी डेस्परेट सिचुएशन में भी यह लीडर लोगों का दिल जीतना जानता था। अपनी मोरल हाई ग्राउंड बनाए रखते हुए बड़ी चालाकी से कोऑपरेशन हासिल कर रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वह एक क्राइस्मेटिक और फॉर्मिडेबल फिगर था। हालांकि आसपास खड़े उन एरोगेंट एक्स्ट्रास को देखकर जुओ फैन को थोड़ी इरिटेशन महसूस हुई। उसने फैसला किया कि अब वह अपने टेरिफाइड विक्टिम वाले रोल को पूरी हद तक निभाएगा। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और तेजी से हाथ हिलाते हुए कहा कि जब उनकी ब्लेड पहले से ही उसकी गर्दन पर रखी हुई है तो उसके पास उन्हें रहने देने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। चाहे वे उसे किसी लेट्रिन में घसीट कर ले जाना चाहें, फिर भी वह मना नहीं कर सकता। उसकी इस ओवर ड्रामेटिक कंप्लेनेट की एब्सर्डिटी ने भारी टेंशन को तोड़ दिया। मिडिल एज्ड लीडर जोर से हंस पड़ा, जबकि बाकी सभी लोग भी उस होमओनर की बेबसी भरी बात सुनकर हंसने लगे। उस मिडिल एज जुओ फैन को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह इतना नर्वस न हो, क्योंकि जैसे ही उनका काम पूरा हो जाएगा वे तुरंत चले जाएंगे और उनका उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन जुओ फैन ने अपना एक्ट जारी रखा और दुखी होकर शिकायत करने लगा कि कमरे में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसे केवल एक थंब से कुचल सकता है, तो फिर वह इतने खतरनाक स्ट्रेंजर्स के बीच खुद को सेफ कैसे महसूस कर सकता है?
जिसके बाद उसने कैजुअली पूछा कि आखिर ये पावरफुल एक्सपर्ट्स आए कहाँ से हैं। जैसे ही ये सवाल उसके मुंह से निकला, एक एल्डर ने गुस्से में उस पर जोर से चिल्ला दिया, जिससे जुओ फैन नाटकीय तरीके से कांप गया और यंग गू संतोंग को ऐसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लिया जैसे वह डर के मारे जम गया हो। अपने रूड सबॉर्डिनेट को शांत कराने के लिए उस मिडिल एज्ड मैन ने उसे तेज नजरों से देखा और फिर जुओ फैन की तरफ गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए बताया कि वे ईस्टर्न लैंड्स से आए हैं। यह सुनते ही जुओ फैन ने एक लंबी और नाटकीय साई छोड़ी। उसने कहा कि जब वेस्टर्न लैंड्स में उसका पीछा किया जा रहा था तब उसने एक बार सेंट्रल एरिया से होकर ईस्टर्न लैंड्स भागने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसे खुशी है कि उसने ऐसा कभी नहीं किया। अगर उनके जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी घरों में घुसकर बैंडिट्स की तरह व्यवहार करने की नौबत आ गई है तो इसका मतलब है कि ईस्टर्न लैंड्स की हालत जरूर पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होगी। अपने प्यारे होमलैंड का इतनी आसानी से अपमान सुनकर वह मिडिल एज्ड लीडर लगभग अपनी सांस में ही अटक गया। उसकी डिग्निफाइड कंपोजर तुरंत टूट गई और उसके चेहरे पर पूरी तरह हार मानने वाला भाव आ गया। वह जुओ फैन को अविश्वास से घूरने लगा और पूछने लगा कि इतनी सारी नोबल एक्सप्लेनेशंस देने के बाद भी क्या यह यंग मैन सच में उन्हें सिर्फ लो लाइफ रॉबर्स ही समझ रहा है। जुओ फैन ने तुरंत घबराया हुआ एक्सप्रेशन बना लिया और तेजी से हाथ हिलाते हुए हकलाकर कहा कि वह कभी भी ऐसे माइटी हीरोज को साधारण थीव्स मानने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने कहा कि वह तो बस उन्हें टेम्परेरी गेस्ट समझ रहा है जो फिलहाल अपनी जरूरत की चीजें ले रहे हैं। हालांकि अगर यह टेम्परेरी अरेंजमेंट हमेशा के लिए परमानेंट बन जाए तो वैसे भी उसके पास कुछ कहने की कोई पावर नहीं होगी। यह सुनकर मिडिल एज्ड लीडर का चेहरा पूरी तरह डार्क हो गया। उसने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया और गहरी एक्सएस्पिरेशन के साथ लंबी सांस ली। एक प्रेस्टिजियस और वर्ल्ड रिनॉन्ड क्लैन हेड होने के बावजूद इस समय एक इनसिग्निफिकेंट रेडिएंट स्टेज जूनियर की नजरों में उसकी पहचान सिर्फ एक थीफ और मर्डरर तक सीमित हो गई थी। अगर यह बात कभी ईस्टर्न लैंड्स तक पहुंच गई तो हर मेजर सेक्ट उसका मजाक उड़ाएगा और हंसते हंसते उनके पेट में दर्द हो जाएगा। जब वह लीडर अपनी घायल प्राइड को संभालने की कोशिश कर रहा था तभी डोरवे से एक साफ और मधुर हंसी की आवाज गूंजी। शांगुआन क्विंगियान कमरे में दाखिल हुई। उसके होंठों पर एक प्लेफुल स्माइल थी। उसने अपने फादर को छेड़ते हुए याद दिलाया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि वह इस आदमी से न मिले क्योंकि इसकी टंग बहुत शार्प और पेटी है, जो उसके फादर की राइटियस नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। वह खुशी से हंसते हुए उस नज़ारे का मजा लेने लगी जहां एक ग्रैंड जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट को एक कमजोर सिविलियन की कुछ साधारण बातों ने लगभग पागल कर दिया था। उसके ठीक पीछे एक हैंडसम यंग मैन चल रहा था जिसकी तेज नजरों ने तुरंत पूरे कमरे को स्कैन कर लिया। उसकी कम उम्र के बावजूद उसकी ऑरा साफ बता रही थी कि वह सोल हार्मनी स्टेज पर और अगर वह वेस्टर्न लैंड्स में होता तो अपनी टैलेंट के दम पर आसानी से टॉप जीनियस में शामिल हो जाता। उस यंग मैन ने मिडिल एज्ड लीडर को सम्मानपूर्वक बूं किया, जुओ फैन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। अपनी डॉटर को अंदर आते देखकर मिडिल एज्ड लीडर हल्का सा हंसा और उसका मूड थोड़ा बेहतर हो गया। उसने जुओ फैन की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वह उसे पहचानता है। जुओ फैन ने कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया, जिस पर लीडर ने शरारती मुस्कान के साथ उसे याद दिलाया कि उसकी डॉटर ने पहले कहा था कि जुओ फैन उसका कजन है, इसलिए क्योंकि वह उसका फादर है तो नेचुरली वो जुओ फैन का अंकल हुआ। उसने मजाक करते हुए कहा कि अगर एक अंकल अपने न्यू पेव से मिलने आए तो इसे रॉबरी कैसे कहा जा सकता है। फिर उसने पूछा कि अगर इसे फैमिली रियूनियन की तरह देखा जाए तो क्या जुओ फैन के लिए इसे स्वीकार करना आसान होगा। जुओ फैन उस आदमी को चुपचाप घूरता रह गया और मन ही मन उसकी शेमलेस इंजीन्यूइटी पर हैरान होने लगा। यह लीडर निश्चित रूप से स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स वाला इंसान था, लेकिन साथ ही इतना फ्लेक्सिबल भी था कि अपने एक्शंस को सही ठहराने के लिए उसी पल रियलिटी को बदल दे। उसने एक इलीगल ऑक्यूपेशन को बड़ी आसानी से एक फ्रेंडली फैमिली विजिट में बदल दिया था। बातचीत पर फिर से कंट्रोल पाने की कोशिश करते हुए जुओ फैन ने एक गहरी साई ली और परेशान चेहरा बनाते हुए दिखाया, जबकि वह मिडिल एज्ड लीडर बार बार खुद को उसका सीनियर बताने पर अड़ा हुआ था। अपनी आंखें घुमाते हुए जुओ फैन ने फिर से अपना ध्यान असली खतरे की तरफ मोड़ दिया। उसने समझाया कि वह और उसका बेटा वेस्टर्न लैंड से आए हुए रेफ्यूजीज हैं जिन्होंने अभी अभी यह हाउस खरीदा था और तभी उन्हें अंदर घायल लड़की मिली। एक एल्केमिस्ट होने के नाते उसने उसकी जान बचाई थी और जब गार्ड्स उसे ढूंढते हुए आए तो उस लड़की ने खुद को उसकी रिलेटिव बताकर उसे छिपाने के लिए मजबूर कर दिया। जुओ फैन ने जोर देकर कहा कि एक फुजिटिव को छिपाना ही पहले से बेहद रिस्की था, लेकिन अब जब उसके पूरे घर के अंदर पावरफुल स्ट्रेंजर्स की एक पूरी आर्मी छिपी हुई थी तो खतरा 100 गुना बढ़ चुका था। उसकी जेन्युइन चिंता सुनकर मिडिल एज्ड लीडर की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह गंभीर भाव आ गया। उसने माना कि उसे पूरी कहानी अपनी डॉटर से पहले ही पता चल चुकी थी और उसने जुओ फैन को उसकी जान बचाने के लिए दिल से धन्यवाद दिया। हालांकि उसने समझाया कि उनका मौजूदा मिशन
ईस्टर्न लैंड्स के अनगिनत लोगों के भाग्य और जीवन से जुड़ा हुआ था, इसलिए फेलियर उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा कि किसी सिविलियन के घर में जबरदस्ती घुसना उसके मोरल कोड के खिलाफ था, लेकिन उसके पास प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि सिटी की सिक्योरिटी बेहद कड़ी थी और कोई भी दूसरी जगह इतनी परफेक्ट कवर नहीं दे सकती थी। चूंकि उसकी डॉटर पहले से इस हाउस होल्ड की मेंबर के रूप में मौजूद थी, इसलिए यह हाउस ही एकमात्र जगह थी जो फिलहाल सस्पिशन से बाहर थी। जुओ फैन ने डरने का नाटक करते हुए पूछा कि क्या वे सीक्रेट को सुरक्षित रखने के लिए उसे और उसके सन को चुप कराने का इरादा रखते हैं। लीडर ने तुरंत सिर हिलाकर साफ किया कि उनका उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वे उनकी मूवमेंट को तब तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता, जिसके बाद वे बिना कोई निशान छोड़े चले जाएंगे। हालांकि उसने यह भी कहा कि अगर जुओ फैन विलिंगली उनके साथ कोऑपरेट करता है तो सभी की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी, खासकर अब जब वे एक फैमिली बन चुके हैं। इन छिपी हुई सीमाओं को समझते हुए जुओ फैन थोड़ा झिझका और गुसांतों की तरफ देखते हुए ऐसे एक्ट करने लगा जैसे वह अपने बच्चे की सेफ्टी को लेकर चिंतित एक प्रोटेक्टिव फादर हो। उसने पूछा कि आखिर वह कैसे भरोसा कर सकता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वे उन्हें धोखा नहीं देंगे। मिडिल एज्ड लीडर की आंखों में गर्व की चमक आ गई और उसने कहा कि उसकी बात की गारंटी शांगवान क्लेन की प्रेस्टीज देती है। यह नाम सुनते ही जुओ फैन ने नाटकीय हैरानी दिखाई और पूछा कि क्या वह ईस्टर्न लैंड्स के लेजेंडरी नंबर 1 क्लैन की बात कर रहा है। लीडर ने गर्व से अपनी पहचान कंफर्म करते हुए बताया कि उसका नाम शांगगुआन फिक्सयोंग है और वह क्लैन का हेड है। फिर उसने उस लड़की का परिचय अपनी डॉटर शांगगुआन क्विंगयान के रूप में कराया। उस एरोगेंट यंग मैन को अपना न्यूफ्यू शांगगुआन युलिन बताया और बाकी लोगों को क्लैन के पावरफुल एल्डर्स और वेनेरेबल्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया। जुओ फैन ने अविश्वास में कांपने का नाटक किया और जल्दी से सारी बातें जोड़ते हुए पूछा कि क्या इनफेमस शांगगुआन फेयुन, जो 9 स्वॉर्ड किंग्स में से एक था, उसका रिश्तेदार है। यह नाम सुनते ही शांगगुआन फिक्सयोंग ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसने जलती हुई नफरत के साथ कहा कि जिस शांगगुआन फेयुन जो उसका भाई नहीं रहा। ऑलराइट गाइस, यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें। बाय बाय, टेक केयर।